हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 12th स्टैंडर्ड में जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से टॉपिक कवर हुए हैं। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये अगर आप HTML में डालते हो तो आपका वेब पेज डायनेमिक हो जाता है। मतलब आपको पता है कि HTML एक स्टैटिक पेज क्रिएशन लैंग्वेज है। इसमें आप प्लस माइनस या डेट या कुछ भी एप्लीकेशन टाइप कुछ भी रन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको अपने वेब पेज में जान डालनी है या वेब पेज को एक एप्लीकेशन के थ्रू रन करना है ताकि आप कुछ पूछो वो कुछ आंसर दे और देयर इज़ अ टू वे इंटरेक्शन बिटवीन द क्लाइंट एंड द वेबसाइट, तो आपको इसमें छोटा सा एक स्क्रिप्ट डालना पड़ेगा जो कि पॉसिबल है कई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से, जैसे कि रूबी हो गया, पर्ल हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है। तो इस VB स्क्रिप्ट हो गया। तो इसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट यूज़ करने से क्या होगा कि आपके वेब पेज में जान आएगी या फिर बोल सकते हैं कि आपका वेब पेज एक एप्लीकेशन के फॉर्म में काम करेगा। उसके बाद में कई फीचर्स है। एक फीचर्स 4 मार्क के लिए आता है, तो हम लोग सिंपल जनरल फीचर्स देखेंगे। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स अभी हम नहीं देखेंगे। जैसे कि आपने किस टाइप का डाटा डाला है, वो सही है कि गलत है, वैलिडेट करना है। तो आप इस टाइप के प्रोग्राम बना सकते हो कि आपने डेट डाला, टाइम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, एज डाला, ये किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कि नहीं। अगर आपको इस टाइप के वैलिडेशन वाले वेब पेजेस बनाने हैं तो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सिंपल कोई भी प्रोग्रामिंग वाले कैलकुलेशन करने तो कर सकते हो। आपकी वेब पेज पे अगर आपको कब क्या चीज़ दिखानी है, क्या नहीं दिखानी है, कितने देर बाद दिखानी, तो आपके वेब पेज पे आपका ज़्यादा कंट्रोल रहेगा अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद इसकी एक खासियत है कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, इसीलिए इसको हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। देन इट हैज़ अ ग्रेट कंट्रोल ओवर डेट एंड टाइम। ओके, डेट एंड टाइम फंक्शन आप बोल सकते हो। उसके बाद आप अच्छे से अच्छा कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया। और इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में ये भी पावर है कि आपने किस टाइप का ब्राउज़र यूज़ किया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका काम कर रहे हो, तो ये सब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे इनबिल्ट ऑब्जेक्ट्स और उसके मेथड्स है। तो ये हो गए जनरल फीचर्स। तो ये फीचर्स अगर आपको पूछा गया तो ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है। या फिर आप बोल सकते हो कि आप शॉर्ट नोट्स भी अगर जावास्क्रिप्ट का पूछा तो इसमें इसी फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ये एक ट्री डायग्राम फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। जैसे कि अगर आप ऑन लोड एक इवेंट लिखते हो जिसमें वेब पेज लोड होता है, तो आपको ये समझना है कि ऑन लोड का L कैपिटल चाहिए। ओके, अगर आपने सपोज आपने कुछ क्लिक किया, ये एक इवेंट है, एक्शन है यूज़र का, इसमें अगर कुछ प्रोग्राम रन करवाना है तो ऑन क्लिक का C कैपिटल हुआ। और इसके बाद ये एक लाइट वेट है। लाइट वेट मतलब क्या है, इसके साथ में आपको बहुत भारी भरकम लाइब्रेरी फंक्शंस या कुछ इनबिल्ट कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली टाइप करके रन कर सकते हैं। आप इसमें किसी भी टाइप की लूपिंग रन कर सकते हैं, इफ एल्स रन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आप वैलिडेशन वाले प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये सब जावास्क्रिप्ट के फीचर्स है। और सबसे पावरफुल फीचर है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपने जब भी एक ब्राउज़र ओपन किया तो पहला जो है विंडो है, विंडो का चाइल्ड ऑब्जेक्ट एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका वेब पेज रन होगा। डॉक्यूमेंट में फिर हो सकता है फॉर्म हो, फॉर्म के कई कंट्रोल्स है। फॉर्म के कंट्रोल्स क्या है आपको पहले ही पता है, मैंने अपने लास्ट यूट्यूब में ये समझाया था कि HTML5 में बहुत सारे फॉर्म के एडवांस कंट्रोल्स है जो आप रन कर सकते हो। तो आपका जो लास्ट कंट्रोल रहेगा एक बार आपने एक विंडो ओपन किया तो उसको हम बोलते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट। इस तरह से वो एक ट्री फॉर्मेट में जावास्क्रिप्ट वर्क करता है। उसके बाद क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है, आप जब भी लिखते हो वो रन होता है ब्राउज़र में। और अगर ब्राउज़र डिटेक्ट करता है कि ये स्क्रिप्ट सर्वर वाला है तो वो सर्वर में भेजता है। सर्वर में फिर सर्वर एक पावरफुल मशीन होती है जिसमें कई डेटाबेस आप सेव करके रख सकते हो, कई स्क्रिप्टिंग वाले पेजेस सेव करके रख सकते हो। तो क्लाइंट से जो स्क्रिप्ट आता है वो सर्वर में प्रोसेस होता है और उसके बाद में जो आउटपुट होता है वो वापस क्लाइंट मशीन में जाता है। वहाँ पे HTML के आउटपुट के साथ मर्ज करके आपको एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में दिखाता है। तो अगर आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करेंगे तो जो स्क्रिप्ट क्लाइंट में ही रन होती है उसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, और जो स्क्रिप्ट सर्वर में रन होती है उसको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्योंकि वहीं के वहीं रन हो जाती है इसीलिए ये बहुत फास्ट है। और अगर आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करते हो तो कभी नेटवर्क ट्रैफिक हाई रहा तो आपको रिस्पॉन्स स्लो मिल सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि सर्वर की जो कोडिंग है आपको क्लाइंट मशीन में नहीं दिखेगी, जबकि
क्लाइंट की कोडिंग आपको क्लाइंट के क्लाइंट में दिख सकती है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन द क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो व्हाट इज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। उसके बाद आप इसके एग्जांपल्स लिख सकते हो कि कौन कौन से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सर्वर साइड है एंड क्लाइंट साइड है। इसके बाद आप उसकी फंक्शनिंग लिख सकते हो, और हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कब यूज़ करते हो और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कब यूज़ करते हैं वो भी आप लिख सकते हो। छोटे मोटे वैलिडेशन के लिए आप सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग नहीं यूज़ करते हो, आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। लेकिन आप जब बड़े बड़े डेटाबेस के साथ काम करना है तो आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्लाइंट मशीन में इतना डाटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ये 4 मार्क का एक क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। तो सबसे पहले एक में डिफरेंस है कि क्लाइंट ब्राउज़र में रन होता है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग वेब सर्वर में रन होता है। क्लाइंट का सोर्स कोड जो प्रोग्रामिंग का कोड है वो आप देख सकते हो, जबकि सर्वर साइड का नहीं देख सकते हो। आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ पे इतना लंबा लिखा है तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो। अगर आपके पॉइंट्स क्लियर है तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। फिर अगर छोटे मोटे वैलिडेशन है जो कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, वो क्लाइंट मशीन में क्लाइंट स्क्रिप्टिंग में आप कर सकते हो। जबकि अगर आपको बड़े बड़े डेटाबेस एप्लीकेशंस रन करने हैं किसी बिजनेस का, किसी बड़े बड़े कंपनीज का, तो आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस वक्त आप वो स्क्रिप्ट सर्वर में रन कर सकते हो क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैसे रिस्पॉन्स करता है, या आपका ब्राउज़र या फिर उसके वर्जन पर डिपेंड करता है, और ये सब फैक्टर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में मायने नहीं रखता है। और एक आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फास्ट है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग स्लो है। So these are the differences between client and server side scripting. Okay, उनका काम करने का तरीका, सोर्स कोड विजिबल है कि नहीं, क्या काम करता है, और एग्जीक्यूशन स्पीड क्या है, ये सब फैक्टर्स आप डिस्टिंग्विश में एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी डेटा टाइप्स क्या है। सो आपको ये मल्टीपल चॉइस सिंगल आंसर में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या फिर एक 3 मार्क का फिल इन द ब्लैंक होता है, मल्टीपल चॉइस मल्टीपल आंसर। इसमें भी आपको डेटा टाइप्स पूछ सकते हैं। सो दिस आर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जैसे कि जिसको लेके अपना जावास्क्रिप्ट काम करता है। तो अगर आपने डेटा टाइप मेंशन किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आ जाता है कि इसको कितना स्पेस मिलेगा आपके कंप्यूटर के स्टोरेज का। सो दिस आर द डेटा टाइप्स लाइक नंबर, स्ट्रिंग्स, बुलियन, अनडिफाइंड एंड नल। उसके बाद ये एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। यहाँ पे इसको हम प्री इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स, पोस्ट इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट फिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप एक्स, यहाँ पे हम वेरिएबल बोलेंगे या फिर ऑपरेंड्स बोलते हैं हम। यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो ये क्या करेगा, पहले इसको इंक्रीमेंट करेगा, 1 करेगा, उसके बाद इसको यूज करेगा। वहीं अगर आप एक्स प्लस प्लस करते हो और एक्स की इनिशियल वैल्यू 0 है तो ये पहले 0 को यूज करेगा, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करेगा। यही बातें लागू होती है माइनस माइनस या फिर आप डिक्रीमेंट ऑपरेटर को। तो ये हम लोग जनरली फॉर लूप में यूज करते हैं। सो अगर आपने प्लस प्लस एक्स लिखा, इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, या फिर आपने अगर आपने माइनस माइनस एक्स लिखा तो इट इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। ओके, यहाँ पे क्योंकि एक ही ऑपरेटर का यूज हो रहा है इसलिए हम इसको, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेंड एक ही यूज हो रहा है। यहाँ पे a प्लस बी ऐसा नहीं है, सिर्फ x है, तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। वैसे और भी ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर या प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेटर कहा है। ओके, तो ये कई ऑपरेटर्स हैं। ओके, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंपैरिजन जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कंपेयर करता है बिटवाइज। ये आप इन शॉर्ट एक देख सकते हो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगर आपको जावास्क्रिप्ट को कुछ देर के लिए अनएग्जीक्यूटेबल बनाना है, कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम को, तो आप अगर मल्टी लाइन स्टेटमेंट को कमेंट में डालना चाहते हो तो आपको इस तरह का सिंबल यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्लैश एस्ट्रिसिक, और जहां तक आपको कमेंट करना है वहां तक करने के बाद वापस एस्ट्रिसिक स्लैश। और अगर आपको एक सिंगल लाइन कमेंट करना है जो कि एग्जीक्यूट ना हो उस वक्त, तो आप डबल स्लैश कर सकते हो। So comments are the statements which are unexecutable, and if you want to execute in future, you can remove this.
उसके बाद इफ एल्स, इफ में क्या होता है कि आप कुछ कंडीशन चेक करते हो, अगर वो ट्रू है तो एक पार्ट रन करता है और अगर फॉल्स है तो दूसरा पार्ट रन करता है और दोनों जाके लास्ट में प्रोग्राम को एंड करते हैं. सो इट इज यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम एंड इग्नोरिंग द अदर पार्ट. सो दिस इज इफ एल्स. हाँ, अगर इफ एल्स में क्या होता है कि ट्रू या फॉल्स, इसमें ही आप रन कर सकते हो. अगर आपके पास कई ऑप्शन, जैसे कि आपको संडे है तो आपको क्लब में जाना है, मंडे है तो आपको जिम में जाना है, ट्यूसडे है तो आपको गार्डन में जाना है. सो देर आर मल्टी वे डिसीजंस आर देयर. अगर आपको इस टाइप के प्रोग्राम रन करना है तो आप स्विच स्टेटमेंट लेते हो. इसका सिंटेक्स देखिए, स्विच followed by expression and whichever expression value matches with the case value, that part of program runs and after that it breaks the switch and come out of the switch statement. और अगर कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं करता है तो एक डिफॉल्ट भी हम यूज कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है तो आप स्विच स्टेटमेंट लेते हो. इफ एल्स में आपको याद रखना है कि दो ही ऑप्शन होते हैं. स्विच में आप जितना चाहे उतने ऑप्शंस यूज कर सकते हो. स्विच के अंदर जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसका जो वैल्यू आउटपुट मैच करेगा जिस केस के साथ में, वही केस के अंदर का ब्लॉक रन होगा. और उसके बाद आप ब्रेक, एक कीवर्ड है जिससे अपने जावास्क्रिप्ट को पता चल जाता है कि यहाँ से अभी बाहर निकलना है. उसके बाद ये देखिए सिंटेक्स स्विच का, एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, केस में गए, स्टेटमेंट सॉल्व हुआ और ब्रेक, ब्रेक के बाद प्रोग्राम एंड. इस तरह से जिस भी एक्सप्रेशन का केस मैच होता है उस वाले ब्लॉक को रन करेगा और उसके बाद में ब्रेक. ये एक एग्जांपल है. जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ, मैंने इसको हेड में नहीं लिया, बॉडी में लिया है. डे इज इक्वल टू 6. ओके, सो 6 वाला सैटरडे है तो सैटरडे वाला ब्लॉक रन हुआ, अलर्ट मैसेज आया और आपका प्रोग्राम खत्म हो गया यूजिंग ब्रेक. उसके बाद फॉर लूप है. फॉर लूप का मतलब क्या है, अगर आपको कोई चीज बार बार रिपीट में एग्जीक्यूट करना है तो उसको हम एक लूप में डाल देते हैं. और लूप में क्या होता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है तब तक वो लूप एग्जीक्यूट होता है और लास्ट में लूप खत्म हो जाता है. तो अगर मुझे मेरा नाम 10 टाइम दिखाना है तो मैं उसको लूप में डाल सकती हूँ. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ फॉर. फॉर में और एक स्पेशलिटी है कि आप एक ही स्टेटमेंट में इनिशियलाइजेशन कर सकते हो वेरिएबल का, उसी में चेक कर सकते हो कितने बार रन करना है और उसके बाद निकलने के पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो. तो ये तीनों स्टेटमेंट एक ही फॉर लूप के लाइन में आएगा एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ सेमीकोलन. इस तरह से देखिए फॉर, यहाँ पे आई एक लूप काउंटर है जो कि इनिशियलाइज हुआ है. इसको हमने कंपेयर किया है फाइनल वैल्यू 10 के साथ और डिस्प्ले हुआ. उसके बाद में यहाँ पे आई की वैल्यू जिसकी पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है, ये पहले 0 को यूज़ करता है. आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, फिर 1 के साथ इसने 10 को कंपेयर किया और आई की वैल्यू दिखाई. तो ये इस तरह से चलते ही रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती है. यहाँ देखिए, यहाँ पे आई की वैल्यू टिल 10 अपने को डिस्प्ले करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू यूज किया है हमने. जो पहले वाला मैंने शॉर्ट दिखाया था उसमें 9 तक था तो इसको फिर से रेक्टिफाई करके मैंने 10 तक किया है. उसके बाद वाइल लूप और फॉर लूप का काम एक ही है. वाइल में ये होता है कि कंडीशन हम एक जगह पे चेक करते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कहीं और करते हैं. वाइल लूप के बाहर हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं. अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हो और अगर आपको लूपिंग को एक्सप्लोर करना है तो आप वाइल लूप यूज कर सकते हो. यहाँ देखो, इनिशियलाइजेशन कंडीशन, इफ इट इज ट्रू इट एग्जीक्यूट द बॉडी and if it is false it come out of the loop or in execution in that block itself it increments or decrement the variable. यहाँ देखो ब्रेक स्टेटमेंट, ये आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है. इसका काम है कि किसी लूप से बाहर निकलना. ओके, ये हम यूज़ करते हैं इफ एल्स में, स्विच में, फॉर में, कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं. इसका ऑपोजिट होता है कंटिन्यू. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन, यूजर डिफाइन एंड इनबिल्ट. यहाँ पे सपोज यूजर डिफाइन फंक्शन है तो यहाँ पे आप फंक्शन में आप कुछ इनपुट डालोगे, फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट होंगे, वो एग्जीक्यूट करेंगे और वो आपको आउटपुट देंगे. ओके, सो फंक्शंस
अगर यूज़र डिफाइन है तो उसके अंदर के जो भी पार्ट से आप खुद लिखते हो, और अगर बिल्ट इन है तो ये पहले से उसके जावास्क्रिप्ट में मौजूद होता है, आपको सिर्फ उसको ठीक ठाक लिख के रन करना है। जैसे कि विंडो में अगर आप विंडो डॉट क्लोज करते हो तो विंडो एक डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपका विंडो क्लोज हो जाएगा। उसी तरह से ओपन, प्रिंट, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट का काम है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना। ओके, सो दिस आर द इनबिल्ट फंक्शन। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन रहा तो ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि फंक्शन का नाम क्या होगा, अंदर पैरामीटर्स क्या होंगे, और उससे आपको क्या आउटपुट निकलवाना है। याद देखिए, ये एक फंक्शन जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है कैसे डिक्लेयर होता है। सबसे पहले आपको फंक्शन कीवर्ड लेना है, फंक्शन को नाम देना है जो कि आप डिसाइड करते हो। फंक्शन के अंदर कौन से वेरिएबल्स होंगे वो आप डिसाइड करोगे, और उसके बाद वो क्या आउटपुट देगा ये आप डिसाइड करोगे यूजिंग समटाइम वी आर यूजिंग रिटर्न ऑल्सो। ये एक सिंगल वाला फंक्शन, स्टेटमेंट वाला फंक्शन है, और फंक्शन ओपन या क्लोज होता है ओपनिंग एंड कर्ली ब्रेस से। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जावास्क्रिप्ट में हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट है ये। और आपको मैंने शुरू में कहा था कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पूरा नहीं लेकिन कुछ हद तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें क्या होता है कि आप एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकते हो, उसके मेथड डिफाइन कर सकते हो, और वो ऑब्जेक्ट कौन कौन से फंक्शन को लेके कौन से फंक्शन करेगा वो आप डिसाइड कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट इन जनरल आप डिफाइन कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट इज़ अ स्टैंड अलोन एंटिटी जिसके कई प्रॉपर्टीज़ और कई फंक्शंस होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कप। तो एक कप इन जनरल एक ऑब्जेक्ट है, तो कप वाइट कलर का है, इसका डायमेंशन कितना है, इसमें इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसमें कितना चाय एक वक्त में आएगा, ये आप सोच सकते हो प्रॉपर्टी है। और कप का काम क्या है ये आप सोच सकते हो कि ये इसका फंक्शन है। तो जावास्क्रिप्ट में कई इनबिल्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ, विंडो, स्ट्रिंग, डेट, और इसके अपने प्रॉपर्टीज़ और इसके अपने मेथड है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आप याद कर सकते हो या फिर आप इसके छोटे छोटे प्रोग्राम रन करके देख सकते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इन शॉर्ट, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन जावास्क्रिप्ट वी से इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी, फंक्शन और मेथड। तो ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट, फिर प्रॉपर्टीज़ या मेथड, ये हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो कई टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ, जैसे कि बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मैंने आपको कहा। ओके, जैसे कि विंडो, डेट, उसके बाद स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद और भी कई ऑब्जेक्ट है। यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट जो कि हम डिसाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपके लास्ट वाले एग्जांपल में कहा कि कप इज़ एन यूज़र डिफाइन ऑब्जेक्ट। फिर ब्राउज़र ऑब्जेक्ट, आपको अगर ब्राउज़र के बारे में सब कुछ पता करना है तो आप ब्राउज़र ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो कभी कभी हम इसको इस टाइप को बोलते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। उसी तरह से एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि एक विंडो है, उसके अंदर सपोज एक विंडो है, उसके अंदर कई फ्रेम हो सकते हैं, या फिर विंडो पैरेंट विंडो बोल सकते हैं, या फिर जो ओपन है उसको हम सेल्फ विंडो बोल सकते हैं, या फिर जो पहला विंडो ओपन होता है उसको हम टॉप विंडो बोल सकते हैं। फिर इसके अंदर फिर विंडो का लोकेशन कहाँ पे ये सेव किया हुआ है, विंडो के अंदर कई डॉक्यूमेंट ओपन हो सकते हैं, विंडो की हिस्ट्री, आज अभी तक आपने कितने बार उसको कहाँ कैसे ओपन किया, दैट इज़ हिस्ट्री। ये जो एक ट्री फॉर्मेट में दिया हुआ है, इस टाइप में से जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, जिसको आप डॉट से सेपरेट करते हो, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि आप जब भी एक वेब पेज लोड होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल भी ब्राउज़र क्रिएट कर लेता है। फिर उसके अंदर आप जो कंट्रोल्स डिफाइन करते हो तो वो एक चाइल्ड फॉर्मेट में, या फिर आप बोल सकते हो विंडो पैरेंट है, उसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है वो उसका चाइल्ड है, उसके अंदर आपने अगर एक फॉर्म बनाया है वो उसका चाइल्ड है, फॉर्म के अंदर फिर अगर आपका रेडियो है, टेक्स्ट एरिया, बटन है, ये इसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, और उसके फिर प्रॉपर्टी वो उसके चाइल्ड हो गए। इस टाइप से आप हिरार्किकल फॉर्म में जब आप किसी प्रोग्रामिंग को करते हो तो इस टाइप के प्रोग्रामिंग को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहां तक मैंने आपको समझाया, ये भी आपने ठीक से कर लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट में फुल मार्क्स मिलेंगे। और आई होप आप लोग इसको अच्छे से करोगे। आपको कुछ भी डाउट आता है ये सिलेबस से रिलेटेड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्जाम के, तो आप मुझे पूछ सकते हो।